तुम कहते हो ना कि गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं, उस गाय का बछड़ा भी जानता है कि माँ का दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है, गौमूत्र पीने से शक्ति नहीं आती है। मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं कटरा हूँ, कटरा। अगर आप मोदी को वोट नहीं करोगे तो क्या आप देशवासी नहीं हो? ऐसा तो कहीं नहीं। इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि आप मोदी से कैसे छिटक गए, आप मोदी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। जितने भी गठबंधन में सारे, कोई चारा चोर, कोई टोटी चोर, कोई हेराल्ड चोर, सारे चोर है, उसके वकालत करने आ जाते हैं। वो बोलते हैं शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। लालू प्रसाद यादव का परिवार वो राजनीतिक का वो परिवार है जिसने अपने जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुकदमे वापस नहीं लिए और देश का गृह मंत्री बताए गृह मंत्री बनने से पहले 10 मुकदमे वापस क्यों लिए। सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे लाइसेंस हम जब्त कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। अरे पासपोर्ट तो रद्द आपको नीरव मोदी के करने चाहिए थे, पासपोर्ट तो आपको विजय माल्या का रद्द करना चाहिए था। वो देश का अरबों खरबों रुपया लेकर भाग गया, तो उनसे पासपोर्ट भी रद्द नहीं हुआ। सबने एक ही स्वर में एक ही बात बोली कि अमेंडमेंट बिल माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा। और भ्रष्टाचार कौन कर रहा था? उनके सीईओ, उनके चेयरमैन्स, उनके मेंबर्स। तो भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? ईडी की, सीबीआई की, क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की। और जो तुम्हारा सरकार है जिसके नियंत्रण के अंदर ये वक्फ बोर्ड पला बढ़ा पनपा, और आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड से गरीब, मजबूर, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित मुसलमानों को, बेवा औरतों को समृद्धि नहीं मिली, तो इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के पास होने से अब जरूरतमंद मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को 4-4 मंजिल फ्लैट मिल जाएगा। भूमिहीन लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको ज़मीनें मिल जाएंगी कृषि के लिए। जो बेरोजगार मुस्लिम युवक हैं उनको रोजगार मिल जाएगा और सारी समृद्धि अब सुनिश्चित की जाएगी। अगर इसके बाद भी इस अमेंडमेंट के बिल के पास होने के बाद भी ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती है, ये भैंस है, ये इनको समझाना बड़ा कठिन है। अरे क्या महिलाओं को इनको जो जरूर मिलेगा। अरे मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं कटरा हूँ, कटरा। तुम कहते हो ना गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं। अरे गाय का, अरे सुनो, हमें भैंस, चाचा सुनो, हमें भैंस बोल के जा रहे हो, सुन के जाओ। तुम कहते हो ना कि गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं, उस गाय का बछड़ा भी जानता है कि माँ का दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है, गौमूत्र पीने से शक्ति नहीं आती है। वो गाय का बछड़ा जानता है, वो सिर्फ अपनी माता का दूध पीता है, गौमूत्र नहीं पीता। और हमें ये भैंस बोल रहे हैं। क्या जानो गाय का मूत्र का क्या होता है, तुम क्या जानो? गाय का और डिबेट पर बात करो। वक्फ बिल पे आते कहना किसी भी तरह कोई विकास नहीं। ये जो गिना रहे थे ना, अगर विकास हुआ होता तो 9 लाख एकड़ जमीन जो था उससे इतने सालों से था, कौन सी विकास हो गई? आज तुम्हारे एक दिन में विकास दिखने लगा। कल अमेंडमेंट बिल पास हुआ और आज तुम्हें विकास दिखने लगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 10 साल से मोदी सरकार बैठी है, विकास को रोक दिया, विनाश होने दिया वक्फ बोर्ड का इन्होंने। सारा डिजिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है मैडम। किस बात की लड़ाई है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप देखिए कि 2014 में शाहनवाज हुसैन ने साइन किए थे, पार्लियामेंट में विधेयक पास किया था, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था कि 93% डिजिटाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का हो चुका है। और वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 30% कब्रिस्तान है, 30% मदरसे हैं, जो पोल टू पिलर जाते हैं उनका खर्चा नहीं निकलता। कुछ गवर्नमेंट अफिलिएटेड हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट अफिलिएटेड हैं। और वक्फ बोर्ड का मैंने संशोधन पढ़ा है, मुझे हंसी आती है। क्या आप तभी वक्फ कर सकते हो अगर आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? मैं
कौन कैसे प्रूव कर सकता है कि वो मुस्लिम है? आप मुझे तो ये बताओ एक कि साल से आयतें क्या कह रहे थे, आयतें जब से बताएंगे। जेपीसी आया और एक साल से मीटिंग हो रही थी लखनऊ में, कानपुर में, बम्बई में, तब कहाँ सोए थे? आज नजर आ रहे हैं इनको। नहीं, मैं समझ गया इनकी बात को। जो एक आज का जो उस पर लगा रहे हैं, जो अमेंडमेंट में ये होना चाहिए, तो आपसे सुझाव मांगा गया, आपने दिए क्यों नहीं? गलत बात मैम, ये बात सिर्फ इतनी इस बात की है मैम, कि ये जो बात इतनी stupid है। 2023 में कांग्रेस ने 2013 में जाते जाते 123 संपत्ति जो वक्फ बोर्ड को दिया, जिसमें कि पार्लियामेंट भी है, एयरपोर्ट भी है, हयात होटल है, और ये सारी संपदा जो दे करके गया, उस संपत्ति का जो अब 12,000 एक रात की कीमत है ओबराय होटल की, और 25,000 और 12,000 सालाना के लीज पर में दिया हुआ, वो पैसे किसके जेब में जा रहा है? ओवैसी जो पूरा हैदराबाद कब्जा करके रखा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? खड़गे जो इकट्ठा करके रखा है वक्फ बोर्ड का, वो पैसे का। अगर इस सब नियम में बदलाव करके सरकार ने अगर पसमानदा समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो बहुत से ऐसी उनके अग्रिम समाज के लोग हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी को और ये अखिलेश यादव को, जो इन्होंने इन समाज को जो एक ATM बना कर रखा था वोट के, वो ATM खिसक गया। अब आज मोदी जी के पक्ष में पसमानदा समाज, अनेकों समाज है मुसलमान के, जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो परेशानी इनको हो रही है, परेशानी उनको हो रही है, क्योंकि इनके वोट खिसक गए। अब ये मैम देखिए, एक चीज़ मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी को वोट नहीं करोगे तो क्या आप देशवासी नहीं हो? ऐसा तो कहीं नहीं है। इनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि आप मोदी से कैसे छिटक गए, आप मोदी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? आपको तकलीफ हो रही है। आप एक बात बताइए, कराते तो थे ये लोग। वक्फ है क्या? वक्फ है क्या? आप मुझे बताइए। दान कर दिया, मैंने दान कर दिया, मैंने वक्फ कर दी, चाहे कब्रिस्तान को कर दी, चाहे मदरसे को कर दी, चाहे किसी गरीब बच्चे को कर दी। इसमें सर देखिए, किसी को ये कहना कि आप 5 साल से नमाजी हो या 5 साल से आप मुसलमान हो, आपको प्रूव करना है, ऐसे ही कहना कि आप राम मंदिर क्या जाने से पहले किसी से ये पूछोगे कि पहले आप श्लोक पढ़ के बताओ, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो, ये कैसी बात है? ये कैसा क्लॉज है? ये क्लॉज बिल्कुल गलत है। तो उस संपत्ति को क्या मोदी जी हिंदुओं में बांटेंगे? वो संपत्ति तो आप ही के समाज में बांटा जाएगा, आप ही का धरोहर है, लेकिन उसको पारदर्शिता तरीके से जो मनमानी करते थे, अभी क्या मनमानी हो रही थी जो अब अमेंडमेंट होने से खत्म हो जाएगी? मनमानी थी नहीं। करप्शन था। पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गोविंदपुर गांव था, जिसको कह दिया वक्फ बोर्ड मेरा है, कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन ये मेरा है। ये कहाँ की तुक है? एयरपोर्ट कह दिया जो मेरा है, कागज नहीं दिखाएंगे, अब कागज दिखाने पड़ेंगे। अब वक्फ बोर्ड कोई भी चीज कहेगा ये मेरा है, तो कागज दिखाना पड़ेगा, तब आप मालिकाना हक जताओगे, और इस चीज पर काबू पाया। सरकार वक्फ बोर्ड के पीछे इतना क्यों पड़ी? सनातन बोर्ड पे ना बात करती है, ना उसका मुद्दा उठाती है। पहले वक्फ बोर्ड के ऊपर मुद्दा उठाया जाता है। सुनिए, भारत देश के अंदर 4 लाख मठ मंदिर हैं, जिनका राजस्व भारत सरकार के पास और भारत सरकार के अधीन सभी राज्य सरकारों के पास 4 लाख मठ मंदिरों का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो हमारे दान से और गुल्लक से, जो दान पात्र होता है, उससे लेती है। सबसे पहले उस 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष का पैसा जो लेती हैं सरकारें, राज्य सरकारें और भारत सरकार, उसके कागज दिखाने पड़ेंगे कहाँ खर्च करते हो। उसके बाद हर किसी के कागज देख लो, कागज तो दिखाने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे लाइसेंस हम जब्त कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। अरे पासपोर्ट तो रद्द आपको नीरव मोदी के करने चाहिए थे, पासपोर्ट तो आपको विजय माल्या का रद्द करना चाहिए था। वो देश का अरबों खरबों रुपया लेकर भाग गया, तुमसे पासपोर्ट भी रद्द नहीं हुआ। मीट की दुकानें बंद कर देंगे नवरात्रि के अंदर, ये कैसी बात है? ओए गुड्डू, मुसलमान है, इसमें लेख मुसलमान है। ये चल क्या रहा देश के अंदर? ये चल क्या रहा देश के अंदर? ये देश की संस्कृति है, देश के संविधान में लिखा है। अगर कोई मुसलमान ये कह दे या कोई मस्जिद का मौलाना कोई फतवा जारी कर दे कि जिस मुसलमान को ये दिक्कत है मीट की दुकानें खुली होने से नवरात्रि में, वो हिंदू अपने घर में रहे। नाम लिखोगे भोजनालय राम लक्ष्मण, तो और जय श्री राम कहने पर परहेज है, लेकिन नाम लिखेंगे राम लक्ष्मण। और फिर ये अभी क्या कहे इन्होंने, जो नाम लिखने में परहेज। अरे नाम तो अगर लिखने से परहेज है तो फिर जय श्री राम भोजनालय क्यों लिखते हो? जय श्री राम बोलो, फिर भोजनालय चलाओ, कौन कहता है इसको नहीं? लेकिन चोरी छिपे, वो चोरी छिपे लिखने में क्या परेशानी है भाई?
अगर आपकी फर्म का नाम अकबर है तो अकबर लिखने में क्या दिक्कत है? लिखो ना, हम लिखते हैं ना अपनी फर्म का नाम। क्या परेशानी है आपको? जय श्री राम का नारा लगाओगे, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लोगे, वहां पर सांसद बनोगे, मंत्री बनोगे, विधायक बनकर विधानसभा में मंत्री बनोगे और चलाओगे स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना चलाओगे। कैसे बात, ये कैसे दोहरापन चरित्र है आपका? मुसलमानों पे सिर्फ आरोप लगा देते हो, पार्टियों से चंदा लेते हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के टिकटों पर चुनाव लड़ते हो और चलाते हो बूचड़ खाना, वहां पर स्लॉटर हाउस चलाते हो, वहां पर मीट मांस काटते हो, बछड़े काटते हो, वहां पर तुम भैंस काटते हो, बकरे काटते हो, मुर्गे काटते हो, सब मीट मांस बेचते हो और कहते हो हम हिंदू हैं। मैडम ऐसा है, हिंदू भी मांस की दुकान चलाते हैं, मुसलमान भी दुकान चलाते हैं, ईसाई भी चलाते हैं। ये कौन सा मुद्दा हो गया कि बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं तो मांस नहीं बेच सकता है? इनके सवाल का बीजेपी में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई हमारी पार्टी में है तो मांस नहीं खाएगा या मांस बेचेगा नहीं। भाई साहब गलत बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति से अच्छा देश के विकास की बात होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और वक्फ बोर्ड पे जिनको दिक्कत हो रही है वो राजनेता हैं जो कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की। बस मैडम उनको खुश नहीं है वो अमेंडमेंट से। हमने क्या बोला? अमेंडमेंट से हमने क्या मैडम, अमेंडमेंट से वो कुछ नहीं है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिनकी चोरी की दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके घपले भ्रष्टाचार करना बंद हो गया है। अरे वो कौन सा चोरी की दुकान चला रहे हैं या घपले कर मैं रहे हैं? बताता हूँ मैडम, उनकी अपनी राय है कि वो खिलाफ है जितने उसके। नेता अखिलेश यादव, लालू प्रसाद की पूरी फैमिली चोर है। अगर आम रोज जन- कोर्ट के सुनिए, चक्कर काटते वो थे, बड़े जब ने- मरते सुनिए हैं। वो बड़े नेता अगर आम जनता में से कोई वक्फ बिल के खिलाफ है, नहीं चाहता कि संशोधन हो, मैडम, तो उस पे क्या करेंगे? भाई साहब को छोड़ के एक फैमिली दिखा दीजिए। लालू लोग प्रसाद, काम करने से लालू बच्चे प्रसाद पालेंगे, यादव, वक्फ बोर्ड पे अपोज लालू करेंगे। प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार वो राजनीतिक का वो परिवार है जिसने अपने जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुकदमे वापस नहीं लिए और देश का गृह मंत्री बताए गृह मंत्री बनने से पहले 10 मुकदमे वापस क्यों लिए। और पड़ोस में एक राज्य है उसका भी मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर जितने मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले उसने भी मुख्यमंत्री बन लिए। लालू यादव का धन्यवाद करना चाहिए देश की जनता को कि वो देश की न्यायपालिका में जाकर देश के न्यायालय के सामने खड़ा हो रहा है, बुढ़ापे में, चाहे बीमार है शरीर से, चाहे वो कैसे भी है, पूरे वो न्यायालय के सामने जाके खड़ा हो रहा है, पूरी दलीलें दे रहा है। और जज ने ये वही लोग हैं जो आज तक देश को लूटने वाले के साथ खड़े होने वाले, ये चोर, ये वही चोर है, ये वही चोर है। ये लोग अपने मुकदमे वापस लेते हैं। इनको लालू प्रसाद चोर नजर नहीं आ चंदा रहा, चोर लोग हैं ये, घोटाला नजर नहीं आ रहा। के चंदा चोर लोग हैं ये, क्या बात सुननी है? ये राम ये मंदिर भाई का साहब चंदा क्या- चोर लोग और हैं क्या ये। औकात? क्या बात कर रहे हैं? रेलवे के गलत बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनसे आप सवाल ही पूछ क्यों रहे हो? जो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट चोर घोषित कर चुका, चारा घोटाले में सजा याफ्ता मुजरिम है, राहुल गांधी जमानत उसको ये पे कह रहे हैं कि ये वो सारे जमानत खुद जा रहा है कोर्ट में। करने आए अगर लालू प्रसाद कोर्ट में नहीं जाएगा तो उठा के ले जाएंगे उसको। करने वाले, ये चोरों को वकालत करने वाले बात करेंगे। ये जितने भी गठबंधन में सारे, कोई चारा चोर, कोई टोटी चोर, कोई हेराल्ड चोर, सारे चोर है, उसको वकालत करने आ जाते हैं। वो बोलते हैं शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। ये अरे बुजुर्ग हो चुके हैं आप, जिनको चोर बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला कर लिया, उसको तुमने गठबंधन में अपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे प्रधानमंत्री ने बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ये नेशनल एनसीपी का मतलब होता है नेशनल करप्ट पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। और वो नेशनल करप्ट पार्टी जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे, जिसकी संपत्ति आपने ईडी ने, इनकम टैक्स ने सीज कर ली थी, सील लगा दी थी, उनको डीसील कर उनको वापस कर दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, तब ये बीजेपी वाले ये आरोप लगाते थे कि दिल्ली की डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। और वो घोटाला करने वाला कौन था? कैलाश गहलोत, उस समय के परिवहन मंत्री। अब वो बीजेपी में आ गया, अब वो विधायक बन गया, लात मारने से पहले बीजेपी की गोदी में बैठ गया।
अब ये इनका दामाद बन गया बीजेपी वालों का, दामाद कैलाश तुम बना गहलोत। रखे हो, बाप तुम ये बना कैलाश रखे हो, गहलोत, चोरों को ये इनका बाप तुम बना बन रखे गया। हो, दादा अब वो तुम बना रखे हो, भ्रष्टाचारी से, बाप अब वो तुम बना रखे हो, भ्रष्टाचारी चोरों से, को इसलिए भाग वो रहे हो। भ्रष्टाचारी से पाप धुल गए उसके, चोरों के सारे बाप तुम पाप बना बन रखे हो, गए जितने कैलाश चोर थे गहलोत उसको दादा बना रखे हो, और ये कपिल तलबे मिश्रा, चाटते हो, ये कपिल तलबे मिश्रा, चाटते हो, कुछ नहीं होता ये है। कपिल मिश्रा जो भूत कानून उतार मंत्री दिया। है, आज दिल्ली ये जनता ने भूत ये उतार दिया, कपिल राहुल मिश्रा, गांधी के भी, ये और अरविंद ये केजरीवाल के कपिल भी, मिश्रा, राहुल के भी। ये कपिल मिश्रा जो दिल्ली की बीजेपी पीला का पानी। कानून मंत्री है, दिल्ली की राव जवन्नी कोर्ट कितना ने भी बोला बाप बना है लो, कि भ्रष्टाचारी करेगा, को खिलाते मर बाप जाओगे, यहाँ तुम्हारा पे है, सवाल है तुम्हारा। बाप तुम्हारा है, कब्रें तुम खोदते हो, औरंगजेब की कब्र तुम उसी कबर में तुम्हें दफना देंगे, उसी कबर में डाल देंगे तुम्हें, जैसे डाल दिए कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, राहुल क्या कहते हो आरजेडी के कौन है लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद को, सबको जितने को हमने कबर में डाल दिए तुम्हें भी डाल देंगे। कबर- उसने देश को कबर- लूटा है, कबर- उसने कबर- देश को गुमराह किया है, देश का खाया है, चारा चोरी करी है, रेलवे में चोरी करी है, हेराल्ड चोरी करी है, जितने लोग चोरी कैसे कर- चले गए फिर जितने भाजपा में? चोरी हैं वो सारे को आज दिल्ली देश की जनता आज सारे जमुना जी में डाल दिया और ऐसे ऐसे लोग अरे भाजपा थाली लेके खड़ी थी क्या आरती उतारने कैलाश गहलोत जी की? जनता जाओ बीजेपी ना, उसके जनता खिलाफ जाते क्यों नहीं थाने जनता में? ने कबर बर्दाश्त खोदनी करने आ जाते ये। जनता ने कबर खोदनी शुरू तभी कर दी कहते है, हैं। 240 दे दिए, घट रहे हो बढ़ नहीं रहे हो, तभी तो घट कहते रहे हैं। हो बढ़ नहीं रहे हो, कबर खुद रही है सबकी। तभी तो कहते हैं त्रेता युग में भी, अकबर औरंगजेब के जमाने में भी, मैडम अकबर के जमाने में भी जयचंद था, जो जयचंद हमेशा करता था। एक दिन जब मोहम्मद गोरी मारा गया उसके बाद कहा जो जब तुम अपने कौम के न हुए तो तुम हमारा क्या होगा। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।